हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी फेट के लिए टो सीरीज़ जो घटना चक्र के बुक के द्वारा निकाला गया है। इसमें टो सीरीज़ में 10 प्रैक्टिस सेट होते हैं जो कि ये टो सीरीज़ के नाम से निकाला जाता है। ठीक है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे पेट से संबंधित, क्योंकि 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को पेपर होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पेट के लिए खासकर बहुत सारे वीडियो मैंने कराया हुआ है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पेज पर प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक दे दूंगा आई बटन पे, तो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। ठीक है, इसमें से बताना है कि सबसे कम सीमा जो है किस देश से साझा करता है, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान या फिर नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो सबसे कम सीमा जो लगा हुआ है भारत का वो है अफगानिस्तान से। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करें। ठीक है, बांग्लादेश से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा जो है साझा करता है बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश से क्या है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर की जो है सीमा रेखा की लंबाई है बांग्लादेश के साथ? तो 4096.7 किलोमीटर है। और चीन के साथ अगर हम बात करेंगे तो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत। इसके अलावा पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, साथ ही साथ म्यांमार से भी सीमा रेखा साझा करता है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। और इसके साथ एक देश और है भूटान के साथ भी सीमा रेखा साझा करता है 699 किलोमीटर का। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा रेखा जो है साझा करता है, 106 किलोमीटर। तो इस तरीके से सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो बनाता है वो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, और सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। बांग्लादेश के साथ जो स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं उनके नाम जान लीजिए। मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय व पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? इनमें से बताना है। तो भारत में इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, 28 राज्य हैं, और 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? पंजाब का मोहिनीअट्टम दिया गया है जो कि गलत है। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का कथक दिया गया है। ठीक है, जो कि ये सही है। तो सही जोड़ी जो है वो बी पार्ट ही हो जाएगा, 3 का बी इसका सही है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। तमिलनाडु का ओडिसी दिया गया जो कि गलत है। ओडिसी जो नृत्य है ये ओडिशा राज्य का है। ठीक है, और असम का दिया गया है कथकली, ये भी गलत है। कथकली जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है इनमें से? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे इनमें से तो हो जाएगा परमवीर चक्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए जो है ये पदक प्रदान किया जाता है, परमवीर चक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये हर वर्ष मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को मनाते हैं। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2002 में सर्वप्रथम जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष जो है घोषित किया गया था, और वर्ष 2003 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना किया गया था? इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, 1985 में सार्क की स्थापना किया गया था। डेट भी याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो सचिवालय है काठमांडू। ठीक है, कहाँ पर है? काठमांडू है। काठमांडू जो है वो नेपाल देश की राजधानी है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका जो है फुल फॉर्म है। और इसमें टोटल 8 देश सदस्य देश हैं।
जिनमें नाम की बात करेंगे तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका उत्तराखंड में नहीं है, इनमें से ये बताना है कौन सा इनमें से उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका नहीं है। तो नैनीताल जो है ये है, मसूरी भी है, चक्राता भी है, लेकिन दरिंगबाड़ी जो दिया गया है ये उत्तराखंड में नहीं पड़ता है। ये अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल जो है हॉकी के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी आत्मकथा का नाम है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव के लिए अगर हम बात करेंगे तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो है 25 वर्ष। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 84 के ख में जो है ये वर्णन किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा जो है वो 30 वर्ष है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप भारत की अर्थव्यवस्था को जान सकते हैं। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? इन सब में, इन चारों में से। तो हरित क्रांति का प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। सबसे ज़्यादा गेहूं के फसल में हुआ था, और ये 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुआ था। भारत में हरित क्रांति अगर बात करें तो हरित क्रांति के पश्चात भारत ने जो है सर्वाधिक प्रगति जो है गेहूँ में उत्पादन किया था। गेहूँ के पश्चात हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वह चावल पर देखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 1949 को। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। और ये जो है बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 के तहत जो है 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ जो है इसकी स्थापना किया गया था। और 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आरबीआई का? तो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कच्चा तेल के उत्पादन से। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से। ठीक है, मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध होता है। इसके अलावा लाल क्रांति किसके संबंधित है? तो लाल क्रांति होता है टमाटर अथवा मांस के उत्पादन से संबंधित। लाल क्रांति का संबंध किससे होता है? मांस या टमाटर के उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, इसके अलावा श्वेत क्रांति जो होता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। पीली क्रांति की अगर हम बात करें तो तिलहन उत्पादन से होता है। तो ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, कब हुआ था? तो योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के मापने की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के मापने की इकाई जो होती है इनमें से एंगस्ट्राम हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 एंगस्ट्राम बराबर कितने मीटर होता है? तो 10 की पावर -10 मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल जो होता है वो जो है इंफ्रारेड वेव्स होती हैं और रक्त तरंगे जिनको हिंदी में कहते हैं, तो इनके सिद्धांत इस पर जो है प्रयोग किया जाता है और इसी पर जो है काम करते हैं। ये लंबी तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं जो कि रिमोट में लगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन। इसकी शरीर में अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत में हरी सब्जियां आती हैं, गाजर आता है, मछली का तेल आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? इसमें से तो इसमें से कौन सी ऐसी धातु जो हथेली पर रखने पर जो गलने लगती है? तो वो है गैलियम धातु, जो कि हथेली पर रखने पर गलने लगती है। इसका प्रमाण क्रमांक कितना है? तो 31 होता है इसका प्रमाण क्रमांक। ठीक है, 31 इसका प्रमाण क्रमांक होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है इनमें से? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NH2 का होल ट्वाइस CO या फिर NH2CO NH2 भी इसको कहते हैं, NH2CO NH2। ये यूरिया का जो है फार्मूला होता है।
आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार की अवधारणा जो लिया गया है भारतीय संविधान में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार कहाँ पर जो है वर्णन है भारतीय संविधान में? तो भाग 3 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से संविधान से राजनीति विषयक निदेशक तत्व जो है अपनाए गए इनमें से? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अगर हम बात करेंगे तो किसके संविधान से लिया गया? तो आयरिश के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस किस डेट को आता है? तो भारत का संविधान दिवस जो आता है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? ये निर्णय कौन लेता है? तो संविधान का अनुच्छेद 110 का 3 कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा इनमें से? तो भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कलकत्ता उच्च न्यायालय। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1862 को हुआ था। ठीक है, 1862 का उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1861 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय था चर्चिल। ठीक है, चर्चिल था। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 1940 टू इसका कार्यकाल था, 1940 से लेकर 1945 तक। ठीक है, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी पार्ट, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। और ये जो है 32वां अधिवेशन हुआ था 1917 को, कलकत्ता में हुआ था ये अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था जहाँ पर जो है एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। जबकि सरोजनी नायडू जो थी वो 1925 में जो है कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और ये जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। ओवरऑल देखा जाएगा तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था बॉम्बे में मार्च 1919 में हुआ था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है मुख्यतः अली बंधुओं, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या जब की गई थी तो ये 1908 में किया गया था। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। किंग्सफोर्ड बच गया था। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी व पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? इनमें से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वो है, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर माना जाता है? तो वो है लोथल। ठीक है, हड़प्पा नगर लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगावा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम स्थल है जहाँ से पत्तन या बंदरगाह के साथ, तो यहाँ पे बंदरगाह शहर की अगर बात करेगा तो लोथल हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैन दर्शन के अनुसार जैन शब्द जो होता है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? इनमें से तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और जो प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में जो है लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है वो ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तो इसमें पूछा गया कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या जाएगा? ब्राह्मी। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो वो था दारा शिकोह। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दारा शिकोह। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दारा शिकोह।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली फ्रेंच जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पर बना था, कहाँ पर निर्माण किया गया था? तो ये सूरत में, गुजरात में निर्माण किया गया था, सूरत में उसमें। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सूरत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सूरत। और 1664 ईस्वी में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट के अनुरोध पर, जो लुई 14वां कौन था, फ्रांस का राजा था, तो उसी के मंत्री था काल्बर्ट, उसी के अनुरोध पर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और इसने 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में जो है 1668 में सूरत में अपनी एक जो है कंपनी जो है व्यापारिक कंपनी कारखाने की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम की अवधि क्या है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मौसम मानसून के मौसम की अवधि की बात करेंगे तो मार्च से मई होता है। आंसर क्या हो जाएगा, जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी मार्च से मई नहीं, इसका गलत है, मार्च से मई नहीं होगा, जून से सितंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसका अवधि होता है जून से सितंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है इनमें से? तो चंदन का पेड़ जो होता है, चंदन का पेड़ जो होता है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से में उगता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पर होता है? तो पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। आंसर ए पार्ट इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन जो होता है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है, उसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और नीलगिरी का सबसे सर्वोच्च शिखर जो है उसका क्या नाम है? तो डोडा बेट्टा नाम है। क्या नाम है? डोडा बेट्टा नाम है। ठीक है, डोडा बेट्टा जो है वो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है उसको अनाईमुडी कहते हैं, अनाईमुडी नाम है उसका। ठीक है, अनाईमुडी, ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है इनमें से? तो भारत में सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये भादला में स्थित है। ठीक है, भादला कहाँ पड़ता है? तो भादला सोलर पार्क जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहा गया था, जो कथन ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी, सॉरी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। टोटल लंबाई इसकी कितनी है? तो 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मिलान करना है। इटली की राजधानी, फिनलैंड की राजधानी, कनाडा की राजधानी और यूक्रेन की राजधानी। तो इटली की राजधानी का नाम क्या है? तो इटली की राजधानी का नाम रोम होता है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी का नाम है हेलेंसिकी। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाते हैं क्वेश्चन। और आपको एक क्वेश्चन तो राजधानी से पूछा ही जाएगा, राजधानी और मुद्रा से, तो उसको आप जरूर तैयार करिएगा। नहीं तैयार किए तो सामान्य जागरूकता का मैंने घटना चक्र कराया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब 41 और 42 जो क्वेश्चन है वो इस पैसेज से दिया गया। ठीक है, नमिता जी फ्रॉम द स्टेट ऑफ इंग्लिश का पैसेज है, स्टेट ऑफ केरला, शी हैज़ कम टू दुबई टू सर्व एज अ गवर्नेंस फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ द नायर्स आर नाइस एंड जेंटल एंड नमिता हैज नो कॉज टू कंप्लेन। वन डे शी overhears something that makes her jittery. Mr. Nair is not employed in an American company as she has been told. The nature of his business is illegal. She is shocked and want to go back to her hometown to her own people. तो इस तरीके से ये पैसेज है और इसको आप पढ़िएगा। हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इस पैसेज के अनुसार हमें देना इसका आंसर, और दिया गया है कि which word from the one given below best describe Namita's relationship with her employers in the beginning। मतलब किस तरीके से जो था नमिता का रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयर से। तो अगर आप जब इस लेखांश यानी गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो उससे ज्ञात होगा आपको कि नमिता जो अपने एम्प्लॉयर के प्रति जो है व्यवहार जो था वो किस तरीके से था, तो स्नेहपूर्ण था। स्नेहपूर्ण मीन्स कॉर्डियल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉर्डियल।
और कॉर्डियल की स्पेलिंग जब आएगी, इसका मीनिंग आएगा तभी जो है हो पाएगा, तो इस पर भी आप काम करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज मेक हर जेटरी, इसका मतलब क्या है ये बताना, ठीक है। फ्रेजेज है, इसका मतलब क्या होता है, तो प्रदत्त जो फ्रेज है मेक हर जेटरी, इसका अर्थ होता है एंजाइटी, अर्थात घबराहट, चिंता, उत्कंठा, व्यग्रता, इस तरीके से याद हो जाएगा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें सिनोनिम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है इसका, ठीक है। एडजस्टमेंट का हमें पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा। एडजस्टमेंट का पर्यायवाची बताना है क्या। एडजस्टमेंट में क्या होता है, एकीकरण करना, समायोजन करना। इसका पर्यायवाची इसमें से अगर देखेंगे तो बैलेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संतुलन, समीकरण, साम्यावस्था। अन्य पर्यायवाची इसमें अल्टरेशन आता है, मॉडिफिकेशन आता है, एडेप्टेशन आता है, ये सभी जो है एडजस्टमेंट के जो है पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन में हमें चूज द करेक्ट एंटोनिम बताना है। एलाइव, एलाइव का हमें एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है, इसका विलोम क्या होगा। एलाइव का विलोम, एलाइव मीन्स क्या होता है, जीवित या जीवित या सजीव, ठीक है। जीवित या सजीव इसका अर्थ होता है। अब जीवित का उल्टा क्या हो जाएगा, तो मृत हो जाएगा, यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, डेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक, यानी कि इसको वाक्यांश बताना है, एक इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। वाक्य के लिए एक शब्द जिस तरीके से आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्या लिखा, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक, यानी कि नोमैडिक मीन्स होता है जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं। तो फिर घूमने फिरने वाले लोगों का एक विशाल जन समुदाय, जो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं हॉर्ड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, हॉर्ड। हॉर्ड मीन्स दल या फिरने वाले लोग, इनको हम इस तरीके से कहा जाता है। हेमलेट मीन्स क्या होता है, तो गांव होता है हेमलेट मीन्स, ठीक है। हेमलेट मीन्स क्या होता है, गांव होता है। हेमलेट, ये हेलमेट नहीं हेमलेट है। हेमलेट मीन्स गांव होता है, खेड़ा, पुरवा जिसको कहते हैं, पुरवा टोला, उसको हेमलेट कहेंगे, ठीक है। और कैवेलरी, कैवेलरी मीन्स क्या होता है, तो घुड़सवार सेना का इसको अर्थ होता है, घुड़सवार सेना, उसको कहेंगे कैवेलरी, ठीक है। अर्बन मीन्स क्या होता है, अर्बन मीन्स शहरी, अर्बन मीन्स क्या होता है, शहरी या फिर नगरीय कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी का क्वेश्चन है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होता है रत्न प्लस आकर, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बताना अनिवार्य का विलोम शब्द। तो अनिवार्य का विलोम क्या होता है, वैकल्पिक होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनेक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनेक, देखिए अनेक किसका पर्यायवाची है, तो अनेक शब्द जो है वो सेना का पर्यायवाची होता है। सेना के अन्य पर्यायवाची में आता है कटक, अनी, अनीकनी, चमू, दल, सैन्य, वाहिनी, ये सब अनेक सेना के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। तो अली शब्द का अगर हम देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अली शब्द का अर्थ होता है भौरा, और अली शब्द का अर्थ होता है सखी, ठीक है। तो पहले वाले अली शब्द का भौरा और दूसरे वाले का सखी, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है पाँचों उंगलियां घी में, ठीक है। लाभ ही लाभ मीन्स पाँचों उंगलियां घी में, मतलब इसका सही लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, लाभ ही लाभ, पाँचों उंगलियां घी में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मैथ से क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजक का मान हमें ज्ञात करना है इनमें से, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इस तरीके से हम जब देखते हैं तो बॉड मॉस इसमें अप्लाई करते हैं, यानी कि भाग, गुणा, जोड़, फिर घटाव करते हैं सबसे लास्ट में। तो हम इसमें सबसे पहले भाग करेंगे। तो देखिए -5 + 5 + 625 भागे 5 लिखा, तो बटे पर 5 कर देंगे, गुणे 5 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ बचेगा -5 + 5 और प्लस 625। अब इसको हम जोड़ेंगे तो -5 और इसमें जुड़ेगा तो 630 हो जाएगा प्लस। अब ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 625 टोटल बच जाएगा। तो इस तरीके से आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक तरीका हो जाता है। वैसे तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 625 आ जाएगा। लेकिन कभी गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए अपने विधि पैटर्न के अनुसार चलना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसका मान ज्ञात करिए। अब मान ज्ञात करने के लिए इसमें दिया गया है कि 6.35 गुणे 6.35 गुणे 6.35 प्लस 3.65 गुणे 3.65, मतलब कि ऊपर जो दिया गया है इसका 3 टाइम गुणा दिया गया और ये दूसरे वाले अंक का 3 टाइम गुणा दिया गया है। तो ऊपर जो दिया गया उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.35 का होल क्यूब प्लस 3.65 का होल क्यूब, इस तरीके लिख सकते हैं। नीचे जो दिएगा वो 63.5, 63.5, फिर 36.5, 36.5, फिर इसके बाद 63.5।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 6.35 है, यहाँ पे 6 मतलब 63.5 है, तो यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे, 10 की पावर 2 सब में कॉमन कर लेंगे या फिर हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 की पावर 2 कॉमन लेंगे या भाग कर देंगे। तो इस तरीके से ये दशमलव जो है एक अंक इधर पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6.35। अब ये 2 बार लिखा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा तो 3.65 आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 6.35 लिखा हुआ तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरीके से नीचे आ जाएगा। यहाँ जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुणे में है तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 1 हो जाएगा 6.35 गुणे 6.35, सही तो है, हाँ ठीक है 6.35 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है a³ + b³ का अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा अगर हम उसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद क्या होता है, a + b का मतलब a³ + b का फार्मूला क्या होता है कि a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a² + b² - ab। तो हम यही फार्मूला इसे इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में 6.35 + 3.65 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 6.35 का स्क्वायर प्लस 3.65 का स्क्वायर माइनस AB मतलब 6.35 गुणे 3.65 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फार्मूला a³ + b³ का लग गया। अब नीचे जो लिखा हुआ 10 की पावर 2 को हटा के तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 6 इसका स्क्वायर और यहाँ पे जो है और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो इस तरीके से 6.35 1 हो जाएगा और यहाँ पे जो है उल्टा लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये जब मैंने कॉमन किया था ठीक है, तो इस वाले में देखिए तो 6.35 आएगा गुणे यहाँ पे आ जाएगा 3.65, दोनों अलग अलग अंक हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो जब आप नीचे की बात अगर हम लिखें 10 स्क्वायर 6.35 का स्क्वायर और प्लस होगा 3.65 का स्क्वायर माइनस 6.35 गुणे 3.65, इस तरीके से आ गया। तो ये देखिए ये चीज़ें और ये चीज़ें कट रही हैं, ऊपर वाली ये चीज़ें, ऊपर वाली नीचे वाली ये चीज़ें पोर्शन कट रही हैं सिमिलरिटी की वजह से। तो हमें यहाँ पे बच जाता है 6.35 प्लस 3.65 और नीचे 10 की पावर 2 यानी कि 100 बच जाता है। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 1 10 हो जाएगा ऊपर और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कितने मिलकर 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं कि x जो होता है x 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको x मिलाते हैं इसमें, तो x गुणे 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 41 सही 2/3 हो जाता है, यही क्वेश्चन कहा गया है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 41 सही 2/3 को, तो ये हो जाएगा 125 सही 125/3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 125 गुणे 6/3, 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, x बराबर 125 गुणे 2 आ जाएगा। x बराबर कितना माना जाएगा, x बराबर 250 माना जाएगा, 250। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x और y का औसत 10x है, तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार x और y का औसत क्या है, 10x है, तो x और y का औसत 10x इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा x + y बराबर 10 दूना 20x, पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 20x - x, यानी कि 19x। तो y का मान क्या हो जाएगा, 19x हो जाएगा, जो कि अपने सी पार्ट में दिया गया है। तो यही हमें पूछा गया था, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या, सामान्य जागरूकता और गणितीय
अभिक्षमता यानी कि क्यूटी की परीक्षा हुई और जीए और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 16% दोनों में असफल हुए। या दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या पूछा गया कितना है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरीके से, तो कहा गया है कि दोनों में जो है 16% अब असफल हुए, फेल हो गए, तो 16% बीच में रखेंगे दोनों में। तो अब कह रहा है कि 54% अभ्यर्थी जो हुए हैं वो जीए में असफल हुए, मान लीजिए जीए है और ये है क्यूटी, ठीक है। तो 16 तो इधर हो गया, तो कितने बचे बाकी इधर, तो इधर 38 बचा, ठीक है। 38 और 16 कितना होता है, 54 होता है। और इधर 16 हो गया। अब इधर क्यूटी में अगर हम बात करें तो 45% असफल हुए, तो 16 इधर हो गया, तो कितना बचा, तो 29% और बचा जो कि असफल हुए। तो 29 16 कितना होता है, 29 16 45 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम बांट लिए। अब दोनों में सफल अभ्यर्थियों का परसेंटेज निकालेंगे, तो 100 माइनस ये जितना हुआ इनको हम इसमें जोड़ के घटा देंगे 100 में से, तो हमें सफल अभ्यर्थियों का यानी कि पास अभ्यर्थियों का जो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। तो 36 + 16 + 29 इनको जोड़ लेंगे, तो 100 माइनस ये तीनों आ जाएगा 83, ठीक है। अब 100 माइनस 83 करेंगे तो 17% पास अभ्यर्थी का नंबर जो है आ जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों सफल अभ्यर्थी होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितना है, 136, यानी कि 17% बराबर ये दिया गया है 136 के। तो यहाँ से 1% का मान हम निकालेंगे तो 136/17 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो 17 अट्ठे 136 होता है। और इस तरीके से इसको 100% जब निकालेंगे, यानी हमें कुल संख्या निकालना, तो 100% से गुणा कर देंगे, तो 8 × 100 करेंगे, तो इस तरीके से 800 हो जाएगा टोटल। तो अभ्यर्थियों की संख्या टोटल कितनी थी, 800 थी। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है, ठीक है। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, ठीक है, विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। तो वो महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। वो जो है महिला किस प्रकार विजय से संबंधित। तो अगर हम बात करें विजय की, ठीक है, विजय की अगर हम बात करें तो विजय ने कहा, महिला की ओर इशारा करते कि उसकी बहन, मतलब कि इसकी बहन, ये हो गई बहन की माता, ठीक है, उसकी बहन हो गई। मान लीजिए महिला है, ठीक है, महिला है, और महिला की ओर इशारा करते हुए कि इसकी बहन की माता, ठीक है, इसकी बहन ये हो गई, बहन ये हो गया, ठीक है, बहन की माता ये हो गई, और बहन की माता मेरे पिता की पुत्री है, यानी कि विजय के पिता ये हो गए इधर, ठीक है, की पुत्री है। तो पुत्री हो गई इस तरीके से, तो पुत्री हो गई, पुत्री की क्या है, बहन है, सॉरी, पुत्री की क्या है, बहन है। तो पुत्री इधर हो जाएंगी, पुत्री की ये बहन हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, ये पुत्री ये हो जाएंगी, तो पुत्री की बहन है। तो यहाँ पे अब हमें बताना है कि ये वो महिला विजय से किस प्रकार संबंधित। तो वो महिला की अगर हम बात करेंगे तो वो महिला क्या हो जाएगी, जब ये पुत्री की बहन है, यानी कि विजय की बहन की ही बात कर रहा है, और बहन की जो है क्या है, वो जो महिला है वो क्या है, पुत्री हो जाएगी इसकी, ठीक है। महिला क्या है, जब ये जो है इसकी बहन है, तो ये भी इसकी बहन हो जाएगी, ये भी, यानी कि इस महिला, इसके विजय के बहन की जो है क्या हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी। और जब विजय के बहन की पुत्री हो जाए तो विजय की क्या लग जाएगी, वो भांजी लग जाएगी, ठीक है। तो विजय की ये भांजी हो जाएगी। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि जब भी इस तरीके से एग्जैक्ट डेट पूछा जाए, एग्जैक्ट दिन पूछा जाए, तो आपको क्या करना है कि 2023 जो दिया गया, इसमें जो 23 शब्द दिया है लास्ट का, इनमें से जो है एक घटा दीजिए, उसको लिख दीजिए 22, ठीक है। इनमें से एक घटा के 22 लिख दिए, और 22 वर्ष में अब इसमें से लीप वर्ष निकालना है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 22 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 पंचे 20। अब जो शेषफल यही आएगा, 5 बार जाएगा, तो ये 5 क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। तो इस तरीके से +5 करके हम लिख देंगे, ठीक है। और प्लस अब जो एक जनवरी के पहले जो डेट दिया गया उस डेट को हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हम ये ऑड डेज हम जो है निकाल लेंगे। ऑड डेज ये इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब 8 डेज हम निकल के आ गया, तो इसको हम जोड़ देंगे, तो 22 5 27 1 28 हो गया। और 28 जब आया तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, और ऑड डेज हमारा कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, तो ये फाइनली कट जाएगा, तो 0 ऑड डेज हो जाएगा। और जब 0 ऑड डेज हो जाता है
तो फिर इसके बाद अब हम कैसे निर्धारित करेंगे कि इसमें कौन सा दिन होगा। तो देखिए कुछ कोड हैं, कोड उसमें आपको शताब्दी का कोड याद रखना है, ठीक है। शताब्दी का कोड जो है याद रखना है। जैसे कि 2000 है, ईस्वी है, 2000 है, तो इसमें 2000 का पहला दिन क्या होता है, रवि होता है, रविवार होता है। 1900 अगर है, 1900 करके समथिंग करके है तो सोमवार याद रखिएगा। और इसके अलावा 1800 है तो 1800 है तो बुधवार याद रखिएगा, ठीक है। अगर 1800 आता है और 1700 आता है तो आप शुक्रवार याद रखिएगा। तो इतना आप ये 4 प्रकार के कोड याद रखिएगा, तो इतने से आपका क्वेश्चन का एग्ज़ाम हल हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। 2000 अगर 2023, 2022, 2021, 2010, 2012 इस तरीके से पूछता है तो आपको रविवार में से 8 डेज को जो है जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। रविवार में प्लस ऐड करना पड़ेगा। अगर 1952, 1953, 1999, 92, 93 इस तरीके से पूछता है तो आपको जो है सोमवार में से प्लस करना पड़ेगा, 8 डेज जो निकालेंगे उसको सोमवार प्लस कर देना, ठीक है। और अगर 1857, 1800 इस तरीके से 63, 1864, 72 इस तरीके से पूछता है तो आपको बुधवार प्लस करना होगा 8 डेज को। 1700 करके अगर इस तरीके से शताब्दी आ जाती है तो आपको शुक्रवार प्लस 8 डेज उसमें ऐड करना है। तो ये 4 कोड आपको याद रखना है। अब अगर 0 आ गया, 0 8 डेज आया मेरे में, और यहाँ पे देखिए तो 2023 यानी 2000 दिया गया, तो हम रविवार में क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे 0 को। तो रविवार में जब 0 जोड़ेंगे तो 0 मतलब शून्य होता है, तो यानी कि वो दिन कौन था 1 जनवरी 2023 को, तो 1 जनवरी 2023 को रविवार ही था। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा इसको जो है थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें असंगत यानी गलत कथन बताना, इसमें से सॉरी गलत इसमें से नंबर बताना कि कौन सा नंबर इसमें से गलत है। एक सीरीज दिया गया है श्रृंखला में, तो देखिए 46, 93, 188, 379, 764, 1529, ठीक है। तो इसमें देखिए सब संख्या बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक के बाद एक, और ज़्यादा मतलब बढ़ रही है। तो इसमें क्या किया गया कि कुछ चीज़ें गुणा किया गया। इस तरीके से अगर संख्या क्रमवार से बढ़ती हो, बहुत हाई लेवल बढ़ती हो, तो उसमें गुणा की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम पहला संख्या लेते हैं 46, और 46 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 46 दूना 92, और 1 अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, तो 93 आ जाता है, जो कि अगली संख्या हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम 93 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 186 आ जाएगा। और इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 188 आ, यानी कि तीसरी संख्या आ जाती है। इसी प्रकार अगर हम 188 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो 188 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, और 2 एक कम 2 एक 3, 376 आ जाता है। और 376 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 379। तो आप देखिए इसमें इस तरीके से अगली संख्या पता किस तरीके से हो रहा है कि 2 से गुणा करने पर और क्रम वाइज 1, 2, 3 इस तरीके से जोड़ते चले जाते हैं। तो अगली संख्या में हम क्या करेंगे, 4, 2 से गुणा करेंगे 4 जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे 4 जोड़। अब अगर हम 379 में हमें इसमें बताना है कि कौन सा मिसिंग पॉइंट है, तो देखिए 379 तक तो सही आ रहा है। अब इसी को हम गुणा करें, 379 गुणे 2 करेंगे, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 19, 3 दूनी 6, 1 7, 798 आया। और 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। 758 आवा। और 758 में अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस 3 जोड़ा गया था तो हम इसमें प्लस 4 करेंगे, 8 4 12 और 1 6, 762 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 764 दिया गया है। और यही हमारा मिसिंग नंबर है, ये हमारा गलत नंबर है, जो कि गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपको अगर 21 हो तो 762 में 2 का गुणा करिए, फिर इसमें प्लस 5 कर दीजिएगा, तो देखिएगा वो 1529 ही आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कथन निष्कर्ष दिया गया है इस तरीके से, देखिए दिया गया है कि सभी कार ट्रक हैं, ठीक है। सभी कार क्या हैं, ट्रक हैं। ये मान लीजिए कार है और ये ट्रक है, तो सभी कार ट्रक हो गई। इसके बाद कह रहा है कि कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक जो है वो कार हैं, ठीक है। तो कुछ बाइक कर देते हैं कार, इस तरीके से कुछ बाइक क्या हो गई, कार हो गई, ये बाइक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष में क्या है कि सभी बाइक ट्रक हैं, सभी बाइक ट्रक, तो सभी बाइक, तो बाइक सभी ट्रक नहीं, कुछ बाइक ट्रक हो जाएंगे। कुछ बाइक कार हैं, चूँकि सभी कार ट्रक है इसलिए कुछ बाइक जो हो जाएंगी वो ट्रक हो जाएंगी, लेकिन सभी बाइक क्या होगी, ट्रक नहीं होंगी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि कुछ ट्रक बाइक है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए अब इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 2 निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में थ्योरी को इस तरीके से लिखा जाता है और ऑप्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एक्सपर्ट को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान करके देखिए वाई को यहाँ पर मतलब जो अंतिम शब्द है उसको पहले शब्द पर लिख दिया गया है, आर को उसके बाद दूसरे स्थान पर, फिर इसके बाद मतलब यहाँ पे हमें पहले लास्ट का शब्द उठाकर उस तरीके से पलट दिया गया।
तो हम भी यहाँ पे पलट देंगे, यहाँ पे टी पहले हो जाएगा, फिर आर, फिर ई, फिर पी, इस तरीके से इधर चले जाएंगे, फिर एक्स, फिर ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे, टी आर ई पी एक्स ई, टी आर ई पी एक्स ई, ये आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है इनमें से। तो देखिए, भारत की पहली सोलर सिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये उद्घाटन की अगर हम बात करें तो सांची है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। और ये जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है ये उद्घाटन इसका किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये जो लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पेमेंट नेशनल एटीएम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा वाइट लेबल एटीएम जो है के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो हिताची इसमें आंसर हो जाएगा, हिताची पेमेंट सर्विस। आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है या मनाया जाएगा, यानी कि अभी ये शुरुआत किया गया है, ये कब मनाया जाएगा। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो अब हर वर्ष 23 अगस्त को। ठीक है, क्यों, क्योंकि 29 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया, उनका नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करेंगे तो वह है जया वर्मा सिन्हा। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और ये किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ जो है प्रदान किया जाएगा। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो होता है ये रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इसमें 4 व्यक्तियों को दिए जाने की 2023 में घोषणा किया गया है। इनमें अगर देखा जाए तो भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और बांग्लादेश से कौरवी रंचंद हैं, तिमोर लेस्ते के जो है यूजेनियो लेमोस हैं और फिलीपींस के मरियम कोरोनल फेरर शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा जो इसमें पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 किसने जीता। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये ईस्ट बंगाल को 3-0 से मोहन बागान एसजी ने जो है हराकर डूरंड कप को जीत लिया। तो मोहन बागान इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहन बागान क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। बेंगलुरु क्या है, ये कर्नाटक की राजधानी है, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। और यही बेंगलुरु में जो है इसरो का क्या है मुख्यालय, इसरो का क्या है मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। तो कौन सा राज्य है जहाँ पर पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, तो वो है तेलंगाना राज्य। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण जो है सिद्धिपेट में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को जो है शामिल किया गया। तो ये 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को जो मंजूरी प्रदान किया। और ये 5 वर्षीय जो कि 2023-24 से 27-28 तक योजना के वित्तीय वर्ष के लिए 13,000 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किया गया। इसके तहत जो प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को जो है शामिल किया गया है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश किस जिले में बनाया जा रहा है। तो हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बन रहा है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आजमगढ़ जिला। शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है इसका जो है किया था उद्घाटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़िएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरीके से पूरा गद्यांश दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो आप जब पढ़ेंगे तो इस गद्यांश के अगर हम शीर्षक की बात करेंगे तो इसका निकल के आता है शीर्षक जो है निबंध क्या है। इसका शीर्षक क्या निकल के आएगा, निबंध क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ। तो इस गद्यांश के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से, यानी कि भारतेंदु युग में निबंध लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है इनमें से। ठीक है, इसमें से गलत कथन कौन सा ये बताना। तो इस गद्यांश के अनुसार जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो सबसे गलत कथन की बात करेंगे
देखिए, निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और एसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, तो ये सही है। निबंध के पर्याय के रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, ये भी सही है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, तो ये भी सही है। तो गलत आपका डी ही हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता, जो कि गलत है सरासर। तो आंसर डी आप समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? तो आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें से आंसर क्या जाएगा इसका? तो आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव की अगर हम बात करेंगे तो गद्य और उसकी विधाएं जो होती हैं वो आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है होती हैं, और मोटे रूप से स्वाधीनता जो है आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव होता है। तो स्वाधीनता क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है इनमें से? तो भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ में अगर हम सत्य कथन की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, जो कि सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन भी ये निबंध ऐसे से 76 से लेकर 80 तक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गद्यांश से रिलेटेड। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो इसके अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर की बात करें तो बड़े बांधों का निर्माण इस गद्यांश के अनुसार, तो बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल इसलिए होता है क्योंकि इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्च होता है। तो अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्च होता है, इसलिए जो है जटिल होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? अब जब इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो जल की मांग इसलिए बढ़ती जा रही है कि औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में हो रही विस्तार जो हो रहा है उसके कारण जो है जल की मांग बढ़ती जा रही है। तो वर्षों से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण में वृद्धि और वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, कृषि में विस्तार होने से, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संचयन वो है जिसमें क्या होता है? सही कथन वाक्य को पूरा करना इसमें से। तो जल संचयन की अगर हम बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस गद्यांश के अनुसार ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या है? तो जल संरक्षण का जब समास विग्रह करेंगे तो जल का संरक्षण इसका हो जाएगा समास विग्रह, और ये समास के अंतर्गत आएगा, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बांध का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बांध के निर्माण की अगर हम बात करेंगे इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक। कंक्रीट, चट्टान और लकड़ी व मिट्टी से भी किया जा सकता है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब इधर आगे जो है ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है 81 से लेकर 85 तक। तो इसका मैं PDF जो दे दूंगा टेलीग्राम लिंक पर, आप इसको जो है पढ़िएगा, इसका ग्राफ जो है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन है ग्राफ के, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जो है मत भूलिएगा, ठीक है।